मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। चलो शुरू करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट हमने पहले डिस्कशन कर लिया था और अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कशन करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमें लगभग फ्रांस की रेवोल्यूशन के फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके मोस्टली रीजंस हमें पता लग जाएंगे और रीजंस पता लगने के बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का रीजन क्या था और रिजल्ट्स क्या थे। रिजल्ट्स कुछ पॉजिटिव भी थे, कुछ नेगेटिव भी थे, बहुत सारे रिजल्ट्स थे। ठीक है, ओके। तो इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट पार्ट सेकंड, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, तो ये आपकी क्लास 9th में, क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9th में हिस्ट्री का लेसन है। हिस्ट्री, ओके, हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 में फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ओके, ये लेसन आपका है। जैसे कि मैंने पिछली बार आपको डिस्कशन किया था कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब फ्रांस के अंदर लोगों को राइट्स मिले तो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में एक माहौल बन गया कि हम लोग भी जो किंगशिप है या जो सिस्टम मोनार्ची लगाते हैं, जिसको हम डेस्पोटिज्म कहते हैं, मतलब कि जिसपे कोई कंट्रोल नहीं होता किसी का, वो सिस्टम हम उखाड़ फेंकेंगे और रिपब्लिक सिस्टम बनाएंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और मोनार्च के ऊपर जो है कंट्रोल करेंगे। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची गवर्नमेंट हम तैयार करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या अंतर होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। डेमोक्रेटिक सिस्टम रिपब्लिक सिस्टम होता है, पब्लिक अपने लीडर चुनती है और जैसा पब्लिक चाहती है वैसा ही वो लीडर रूल्स बनाते हैं और फिर बाद में एग्जीक्यूटिव उनको लागू करा देते हैं। ओके, ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची गवर्नमेंट बनती है तो उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसमें जो मोनार्च होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया जाता है। मोनार्च मतलब किंग, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया जाता है और फिर उसके बाद वो उस कॉन्स्टिट्यूशन की रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। और अगर हम मोनार्ची गवर्नमेंट ही कहें, जो कि फर्स्ट फॉर्म हो गई एक तरह से गवर्नमेंट की, तो वो गवर्नमेंट की फर्स्ट फॉर्म जिसमें मोनार्ची सारा कुछ करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी वही डिसाइड करेगा, रूल भी वही डिसाइड करेगा। तो ये सब चीजें हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस की कंट्री में हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ओके, रेवोल्यूशन, ओके, ये फ्रांस की कंट्री में हुआ। कैपिटल क्या थी फ्रांस की? कैपिटल पेरिस, ठीक है, कैपिटल पेरिस में ये हुआ। ओके, एक बात, ठीक है। रीजन क्या थे? पिछली बार हमने डिस्कशन किया था कि रीजन बहुत सारे, जैसे कि सोशल रीजन, पॉलिटिकल रीजन और इकोनॉमिक रीजन, और एक इंस्टेंट रीजन की बात भी हमने की थी, जो अचानक कुछ मीटिंग में 5 मई की मीटिंग जिसमें जो स्टेट जनरल के लोग आते हैं और फिर वो बवाल हो जाता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद में लोगों ने एक नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया, तो वो सब रीजन इंस्टेंट में आ जाएंगे और फिर वो एकदम से रेवोल्यूशन में आ जाते हैं। 14 जुलाई को बास्तिल फोर्ट को वो तोड़फोड़ करते हैं, तो वो सब चीजें इंस्टेंट में आ जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले समझना ये है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके रीजन क्या क्या थे। ठीक है, रीजन नंबर 1, इसके क्या क्या रीजंस थे। ठीक है, रीजंस। तो रीजन नंबर 1 हमने बात की थी कि सबसे पहला रीजन जो हमने डिस्कशन किया था, सोशल रीजन। ठीक है, सोशल रीजन, ओके, सोशल रीजन। उसके बाद में ये सबसे पहला रीजन था आपका सोशल रीजन। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड रीजन आता है वो पॉलिटिकल रीजन था, पॉलिटिकल रीजन। ठीक है, पॉलिटिकल रीजन। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि थर्ड जो रीजन आएगा वो इकोनॉमिक रीजन होगा, इकोनॉमिक रीजन। ओके, ये देखिए इकोनॉमिक रीजन, ये आ गया थर्ड रीजन, इकोनॉमिक रीजन। और ये आ गया आपका 4 इंस्टेंट रीजन, इंस्टेंट रीजन। ये देखिए इंस्टेंट रीजन। ओके, अब इन्हीं के बारे में हमें डिस्कशन करना है। हमें सोशल रीजन के बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जैसे फ्रांस के अंदर जो एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी हुआ करती थी और ये एस्टेट जनरल जो है वो टैक्स कलेक्ट किया करती थी। वहां पर टेल नाम का टैक्स और टाइथ नाम का टैक्स, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये जो टैक्स है, एक तो चर्च को टैक्स जाता था एग्रीकल्चर का 1 टन प्रोड्यूस
जो उसको जाता था। और इसके अलावा टेल नाम का जो टैक्स होता, डायरेक्ट टैक्स होता था, वो किंग को जाता था, नोबल मैन को जाता था। और ये लोग जो है नोबल मैन और जैसे ये कहें किंग, जो नोबेलिटी के पीपल्स थे, ये मजे से बस आराम करते और जो है टैक्स को कंज्यूम करते, ऐशो आराम का लाइफ जीते थे। वर्साई पैलेस में लुई 16 और ये सब कितने मजे से रहते थे। ओके, ये सब हमने पता किया था। सोशल रीजन में हम ये भी कहेंगे कि पूरा जो सोसाइटी था उनका, जो 1789 के टाइम में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उस समय टोटल पॉपुलेशन इनकी 28 मिलियन हो गई थी, जो कि पहले 1715 में तो बहुत ही कम थी, लगभग 23 मिलियन थी। फिर बाद में वो एकदम से बढ़ी और लोगों की जरूरतें भी बढ़ी, लोगों का कंजप्शन बढ़ा, जरूरतें बढ़ी धीरे धीरे। और जब जरूरत बढ़ी और जब राजा ने उनकी जरूरतें पूरी नहीं की, किंग लुई 16 ने, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फिर हमने आपको ये भी डिसीजन करके बताया था कि भाई सोशल रीजन में हम एस्टेट 1, 2 और 3 की बातें करेंगे। एस्टेट 1 जो कि क्लर्जी जो है चर्च के प्रीस्ट हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। फिर एस्टेट 2 यानी कि नोबलमैन यानी कि किंग और उनके जो सामंत और जो रिलेटिव्स, किंग रिलेटिव जो कि रॉयल पीपल है थोड़े से, वो रॉयल पीपल सेकंड एस्टेट में आ जाते हैं। और थर्ड एस्टेट में भी 3 कैटेगरी हमने आपको बताई थी। थर्ड एस्टेट जिसके मेंबर्स लगभग पॉपुलेशन में तो 90% थे, और उनमें 3 कैटेगरी थी, बिग बिजनेसमैन, लॉयर्स और रिच मर्चेंट वगैरह। ये सब तो थर्ड एस्टेट की फर्स्ट कैटेगरी। फिर थर्ड एस्टेट की सेकंड कैटेगरी जिसमें फार्मर्स वगैरह जिनके पास थोड़ी बहुत लैंड्स होती थी। और फिर थर्ड कैटेगरी हो गई पीजेंट्स की, लैंडलेस पीजेंट्स, जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, जमीनों के नाम पे कुछ नहीं होते थे, बेचारे लेबरिंग करते थे। तो इस तरह से थर्ड एस्टेट की भी 3 कैटेगरी हमने आपको बताई थी। समझ आ गया था ना वो वाला पार्ट? अगर नहीं समझ आया तो बेटा एक बार देख लो इस वीडियो को, ठीक है? वो पहले वाला जो पार्ट है उसको देख लो, समझ आ जाएगा पूरा कुछ, ठीक है? फिर हमने बात की थी यहाँ पर ये लोग जो सम्पचुअरी रूल लगाए हुए हैं, सोसाइटी में इक्वल राइट नहीं है, सिर्फ थर्ड एस्टेट को टॉर्चर किया जाता है टैक्स के लिए, फर्स्ट और सेकंड तो टैक्स भी नहीं देती है। तो कितनी सारी दिक्कतें थी, इसीलिए फाइनली उन लोगों ने रिवोल्ट किया, मतलब कि रेवोल्यूशन किया। 14 जुलाई को जो बास्तिल की तोड़फोड़ ये सोसाइटी के पीपल करते हैं, फ्रेंच की सोसाइटी के लोग, वो ऐसे नहीं करते। फिर मैंने पिछली बार ये भी कहा था, आपको याद होगा, मोंटेस्क्यू, आबेसियस, है ना, मोंटेस्क्यू, आबेसियस, रोबेस्फेयर, ऐसे बहुत सारे लोग थे। और जैकोबिन क्लब भी तो बनाया गया था उस टाइम में, सेंट जेकब के नाम पर, सेंट जेकब के नाम पर जैकोबिन क्लब बना। मिराबियो, आबेसियस, मोंटेस्क्यू और जिसका नाम जैसे रोबेस्फेयर, और इसके अलावा जीन जैक्वेस रूसो, और इनकी बुक्स भूल गए आप लोग? पिछले पार्ट में तो डिस्कस किया था हमने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द स्पिरिट ऑफ लॉ, और जो तीसरी वाली कौन सी थी, द डिवाइन पावर ऑफ द किंग, ठीक है, द डिवाइन राइट ऑफ द किंग। ये ऐसी कुछ जो बुक्स उन्होंने डिसाइड की थी। ऑबेसियस का वो याद करो, वो पंपलेट, व्हाट इज थर्ड एस्टेट। तो सब लोगों ने मिलकर सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करने की सोची थी। वुमेन्स ने भी पार्ट किया। फ्रांस की रेवोल्यूशन के लिए उन्होंने 60 वुमेन क्लब बनाए। ओलंपिया द गूज जो कि एक फेमस लेडी हुई जिसने 60 से ज्यादा क्लब वुमेन्स के बनाए। फ्रांस में 60 से भी ज्यादा वुमेन क्लब बने थे। जब इनको वुमेन्स को नेशनल असेंबली में मेंबरशिप नहीं दी गई, वुमेन्स को वहां पैसिव सिटीजन माना जाता था, ये वोट नहीं कर सकती थी, इनको अधिकार नहीं होते थे। तो इन्होंने फिर अपने खुद के राइट्स के लिए खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू कर दिए, वुमेन क्लब बनाने शुरू कर दिए। ओलंपिया द गूज उसकी लीडर रही थी, समझ रहे हो? ओलंपिया द गूज उसकी लीडर रही थी। वो बात अलग है कि भाई 1793 में ओलंपिया द गूज को मार दिया गया था, क्योंकि उस समय की जो गवर्नमेंट थी, रोबेस्पियर गवर्नमेंट, उसने किंग और बाकी लोगों को मारना शुरू कर दिया था, एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था। किंग को पहले गिलोटिन पे डाल के मारा और फिर बाद में बाकी सपोर्टर्स मारे गए। उसी रिदम में 1793 में ये लेडीज ओलंपिया द गूज मारी गई थी, 1793 में लास्ट में। लेकिन इसने काफी बड़ा काम किया। तो सोसाइटी यानी कि सोशल रीजन फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा पार्ट था। ये मैंने आपको पिछला वाला वीडियो थोड़ा सा रिकैप कर दिया। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की, ठीक है? अब बात आती है सेकंड पॉइंट की, पॉलिटिकल रीजन। तो पॉलिटिकल रीजन में हम सबसे पहले बात करेंगे किंग की। किंग लुई 16, ठीक है? किंग लुई 16, ठीक है? लुई 16, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। लुई 16 और उसकी वाइफ मैरी एंटोनेट, क्वीन, और उसकी वाइफ क्वीन मैरी, ठीक है? मैरी एंटो, ठीक है, एंटोइनेट, ठीक है? एंटोइनेट जो है उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई, ठीक है? इन दोनों की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। ओके, क्वीन जो है ये ऑस्ट्रिया की क्वीन है, ये ध्यान रखना। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के रिलेशन है, मतलब कि वो
एक तरह से लुई 16 की जो वाइफ ऑस्ट्रिया की रहने वाली है, ठीक है, फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया से है, ये ध्यान रखना, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। ओके, राजा लुई 16 जब राजा बने उस समय था 1774। 1774 में ये किंग बने थे। ये किंग कब बने? किंग लुई 16 1774 में बने। अब समझने की बात है कि 1774 से पहले कौन थे और ये कौन से राजवंश के लोग थे, ये भी तो पता हो कि इन लोगों ने जो पब्लिक को टॉर्चर किया है किंग राजा लुई 16 वो कौन से राजवंश के हैं। ठीक है, ये राजवंश है जो 1200 अप्रोक्सीमेट 1250 से चला आ रहा है और 1789 तक रहेगा, फिर दोबारा से हटा दिया जाएगा। 1250 से बुरबॉन डायनेस्टी, बुरबॉन डायनेस्टी के लोग हैं जो यहां पर रूल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बुरबॉन सिर्फ फ्रांस में ही थे, ऐसा नहीं था, फ्रांस में ही थे, फ्रांस में भी थे और ये लोग स्पेन में भी थे। बुरबॉन जो डायनेस्टी है वो स्पेन के अंदर भी रूल करती थी और स्पेन के रूलर ने इटली का जो साउथ पार्ट है वो भी कैप्चर किया हुआ था। तो बुरबॉन केवल फ्रांस में ही नहीं थे, वो और भी जगह थे। ठीक है, ओके। यूरोप में मोस्टली 3-4 ही तो पावर हुआ करती थी, या तो ऑस्ट्रियन पावर हुआ करती थी, है ना, या फिर ऑस्ट्रियन के अलावा प्रूशियन किंग हुआ करते थे जो सबसे ज्यादा पावर, जिनका एम्पायर बड़ा बड़ा होता था, या रशियन किंग हुआ करते थे। रशियन किंग का भी बहुत बड़ा एरिया था उस टाइम में। 19 आपने जो है अब सेकंड लेसन में आपने पढ़ोगे आप कि जो राजा जार निकोलस है उसका एरिया बहुत बड़ा था यूरोप में। कितना बड़ा एरिया था, जैसे मैं एस्टोनिया की बात कर, रशिया तो है ही उसके पास, जार निकोलस, रशिया, फिर उसके बाद में जो है ये कौन सा रशिया, फिर उसके बाद में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्राइन, अजरबैजान, आर्मेनिया, ऐसा बहुत सारे एरिया उसके पास था। यूरोप बहुत बड़ा है भाई, यूरोप बहुत बड़ा है, यूरोप बहुत बड़ा। देखो यूरोप में कितने सारे कंट्रीज है, बहुत सारे कंट्री हैं। इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्राइन, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सारे पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद में इटली है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, फिर बुल्गारिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, ठीक है, इटली, ठीक है, 2 सिसिलीज आइलैंड, इटली का नीचे वाला पार्ट। फिर उसके बाद में आप देखोगे फिर जो ग्रीस कंट्री आ जाता है, फिर टर्की आ जाता है, ऑटोमन टर्की। कितना बड़ा यूरोप है, बहुत बड़ा यूरोप है। ठीक है, मेडिटेरियन सी से जस्ट ऊपर ये वाला पूरा पार्ट पड़ता है। बहुत ही बड़ा यूरोप है ये। और फिर बुरबॉन डायनेस्टी, जैसे मैंने बताया कि आपको ये फ्रांस में भी और कहां पर है, ये स्पेन में भी है। ओके, तो ये रूलर बड़े सनकी पागल टाइप के थे, सच में पागल टाइप के थे। इनका मेन चीज ये होता था कि स्टैंडर्ड बनाए रखें, हम स्टैंडर्ड बनाए रखें। थर्ड एस्टेट को उतने राइट ये कभी नहीं देते थे। थर्ड एस्टेट को तो पैरों में, जूतों में रखते थे। थर्ड एस्टेट को तो जूतों में रखना था इनको। ठीक है, शुरू में लोग बोले नहीं भाई, बुरबॉन डायनेस्टी जब शुरू में लगी तो बोले नहीं, लगभग 400-500 साल तो ये बोले ही नहीं, जो हो रहा है होने दो भैया, क्या करें, हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमारी किस्मत ही ऐसी। राजा लोग ही कहते कि मैं तो देवी शक्तियां प्राप्त है, डिवाइन पावर ऑफ किंग, तो उनके सामने क्या ही बोले यार, बोलते ही वो फांसी चढ़ा देते हैं। अब जुबान निकलती है? बिल्कुल नहीं निकलती भाई, राजा सनकी है, कुछ बोल नहीं सकते उसके सामने, तो बोलते ही फांसी होनी है। ओके, फिर देखो बुरबॉन रूलर के खिलाफ कब खड़े हुए लोग, जब यूरोप में जागरूकता आई, यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन हुआ था, ये सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। प्रिंटिंग प्रेस को लाने वाला जर्मनी का एक जोहान गुटेनबर्ग था, जिसने 1430 में प्रिंटिंग प्रेस शुरू की। ओके, फिर उसने बाइबल छापी पहले 1450 में, 1430 में तो शुरू किया उसने प्रिंटिंग का काम, जोहान गुटेनबर्ग जर्मनी का रहने वाला। फिर उसके बाद 1450 से लेकर वो लगातार बहुत सारी बुक्स छापने लगा, जिसमें पहली बुक बाइबल थी, और बाइबल की 180 कॉपीज छापी थी उसने प्रिंटिंग के थ्रू। पहले छापना नहीं होता था, छापने का काम तो चाइना वालों ने शुरू किया पहले। ठीक है, ओके, तो यहां पर जब से प्रिंटिंग का काम शुरू, तो थर्ड एस्टेट थोड़ा सा जागरूक हो गई, और जागरूक होने के बाद में उन्होंने बुरबॉन डायनेस्टी के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। अब देखो, एक सन की तो ये है ही है, पागल आधा मेंटल, एक सन की तो है ही है यहाँ पे। इससे पहले वाला भी सन की था, मतलब सनकियों की बारात है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, ये एक और है, इससे ज्यादा सन की है। मैरी अंतोनेट जो ये इससे भी बड़ी सन की है। कहते हैं कि मैरी अंतोनेट का अकेले के 5000 नौकर थे। क्या करती थी भाई इतने नौकरों का? 5000 सर्वेंट कम नहीं होते भाई।
ये बड़ा सा गाउन पहनते थे और पीछे घसीटता हुआ झाड़ू लगाता हुआ चलता था। तो देखा होगा आपने बड़ी बड़ी महारानियां जो फ्रांस की, पीछे गाउन लटका के चल रही हैं और झाड़ू की तरह 2-3 लेडीज तो उसके गाउन पकड़ के चलती थी ऐसे, ले अभी हम लेके चलते हैं इनको। नहलाने वाले अलग, ओहो श्रृंगार करने वाले अलग, पता नहीं क्या क्या टोने टोटके करते थे लोग। मतलब शाही लोग हैं, नॉर्मल पब्लिक की फिक्र नहीं है, मर रही है मरने दो। स्लेवरी सिस्टम चला हुआ था, स्लेव ट्रेड चलता था, दास व्यापार चलता था, ये दास व्यापार भी करते थे। जब इन्हें कोई नई कॉलोनी मिलती तो जगह जगह से दास खरीदे जाते, फ्रांस से भी दास खरीदे जाते। और खरीदना क्या होता था, ऑर्डर दे देते, फ्रांस से तो सीधा ऑर्डर होता था, तो फिर वो भेज देते थे। अलग अलग कैरिबियन आइलैंड पे भेजा इन्होंने, अमेरिका के नजदीक पड़ता है कैरिबियन आइलैंड, ठीक है, त्रिनिदाद, गुयाना, सुरिनाम, कितने सारे एरिया पड़ते हैं, वहां पर भेजा इन्होंने। अफ्रीका की माइनों में भेजा इन्होंने, ठीक है, और यूरोप की तरफ भी बहुत सारे जो कॉलोनीज थी उनमें काम करने के लिए भेजा। स्लेव ट्रेड चलता था। ये लोग सही नहीं थे। लुई 16 से पहले जो था वो इससे भी बड़ा सन की था, देखा जाए तो ये तो था ही था। मैं तो इसके तो कह ही रहा हूं, मैरी एंटोनेट ये भी सन की है। ये इतनी सारी फिजूल खर्ची करती, पब्लिक मर रही है, भूखों मर रही है, ब्रेड प्राइस बढ़ गए थे। कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने से बहुत ज्यादा महंगाई आ गई थी, वर्क उतना था नहीं। अगर मैं फ्रांस को कंपेयर करूं इंग्लैंड से तो उसके मुकाबले में डेवलप भी नहीं था ये। तो फिर राजा लोग करके रहे थे, डेवलपमेंट इन्होंने किया नहीं, लोगों को बराबरी इन्होंने दी नहीं। फिर क्या किया, सिर्फ ऐश की। पब्लिक ऐसे सिस्टम को उतार कर फेंक देना चाहती थी, उस चीज को खत्म कर देना चाहती थी, ठीक है, ओके। अब बात आती है कि भाई इससे पहले वाला कौन था, बात ही आती है इससे पहले वाला कौन था। इससे पहले वाला जो था वो था लुईस 15। इससे पहले वाला लुईस 15 था, लुईस 15। इससे पहले वाला लुईस 15 था, और लुईस 15 1750 से लेकर और 1774 तक, ठीक है, 1750 से लेकर 1774 तक उसने इंग्लैंड के साथ एक वार शुरू कर दी थी जिसकी जरूरत नहीं थी। फ्रांस की इंग्लैंड से वार शुरू करवा दी जिसकी जरूरत नहीं थी। कंट्री की हालत खराब करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं ये मानता हूं ये था, ये सन की आदमी लुईस 15, ठीक है। अब वार क्यों हुई, इंग्लैंड और फ्रांस की वार हुई है। देखो यहां पर फ्रांस, ओके, ये फ्रांस, ओके, और ये है इंग्लैंड। देखो इंग्लैंड, ये है फ्रांस और ये है इंग्लैंड, ठीक है। इनके बीच में क्या हो गई है, वार हो गई है। और वार कितने टाइम चली है, 1774 तक इसने कंटिन्यू रखा। और फिर उसके बाद इन देवताओं ने आगे शुरू किया उसे। ये जो था ये भी कम नहीं था, उसने तो 24 ईयर तक वार को कंटिन्यू किया। इसने तो इस वार को 24 ईयर तक कंटिन्यू किया, ओके, 24 ईयर्स तक उसने कंटिन्यू किया, ओके। फिर जो अगली आगे कंटिन्यू करता ये था जिसने इसको वार को कंटिन्यू किया, वार को कंटिन्यू किया। और कंटिन्यू कब तक किया इसने, 1774 में तो राजा बना, और ये 1776 तक वार को कंटिन्यू करता है, ठीक है, वार को आगे कंटिन्यू करता है। अब 1776 के बाद क्या हुआ वार का, और रीजन क्या था ये भी जान लो। भाई पता तो होना चाहिए ना कि वार क्यों लड़ रहे थे, सन की है मान लिया, लेकिन कोई तो रीजन रखा होगा इन्होंने, ठीक है। तो देखिए वार कंटिन्यू रखी। अब रीजन ये था कि इंग्लैंड के कंट्रोल में अमेरिका की 13 कॉलोनीज हैं। अमेरिका को इन्होंने कंट्रोल बनाया था। वैसे अमेरिका को कंट्रोल सबसे पहले जो करने के लिए गया था वो क्रिस्टोफर कोलंबस था। कौन था, क्रिस्टोफर कोलंबस, वो था। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका गया, अमेरिका को डिस्कवर किया एज ए ट्रेड सेंटर के रूप में। डिस्कवर मतलब अमेरिका पहले से ही था, ऐसे नहीं कि अमेरिका नहीं था, पहले था, लेकिन इसने उसको डिस्कवर किया था नए ट्रेड रूट के रूप में, नए ट्रेड रूट के रूप में उसको डिस्कवर किया। कहते हैं कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचा तो अमेरिका में उसने बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल्स को वहां देखा, और बहुत ही सिंपल लिविंग करने वाले लोग थे वो, उनको देखा वहां पे। और देखने के बाद क्या, उसके मन में लालच आया। उसके मन में क्या आया, लालच आया। लालच किस बात का, कि यार अमेरिका तो बहुत अमीर है, ये लोग सारे गोल्ड पहन रहे हैं। सच में उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्रिस्टोफर कोलंबस जब वहां पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, यार ट्राइबल पीपल तो बहुत सारा गोल्ड पहनते हैं। लालच आ गया।
फिर वो उसका बड़ा वेलकम हुआ भाई, ऐसा नहीं कि वेलकम नहीं हुआ, बहुत वेलकम हुआ वहाँ पे। क्रिस्टोफर कोलंबस का बड़ा वेलकम हुआ, और वेलकम हुआ, और फिर वहां से वो बहुत सारा गोल्ड अपने शिप में भर के स्पेन लेके आया। स्पेन लेके आया, और स्पेन की गवर्नमेंट ने फिर प्लान बनाया कि भाई अमेरिका तो बहुत अमीर है यार, उसको तो कंट्रोल करो। भाई लालच आ गया दिमाग में स्पेन की गवर्नमेंट में, फिर उन्होंने कंट्रोल करने के लिए भेज दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पर अमेरिका में बायोलॉजिकल वार लड़ी गई है उन ट्राइबल पीपल के साथ। ट्राइबल पीपल को मारने के लिए स्मॉल पॉक्स के वायरस फैला दिए गए। अमेरिका के ट्राइबल पीपल जो कि इंका वैली, एस्टेक वैली के लोग थे, एस्टेक सिविलाइजेशन, एस्टेक डायनेस्टीज जो हुआ करती थी, इंका और एस्टेक सिविलाइजेशन वहां हुआ करती थी, तो उन लोगों को मारने के लिए उन्होंने, वहां एक बड़ी फेमस सिटी है आज भी, अल डोराडो, गोल्ड सिटी ऑफ अमेरिका। अल डोराडो द गोल्ड सिटी ऑफ अमेरिका, वो वहां पे है। तो भैया आप बिलीव नहीं करोगे, उन ट्राइबल पीपल को इन लोगों ने स्मॉल पॉक्स के वायरस फैलाकर मार दिया, सबको मार दिया। जैसे आजकल वो कोरोना चल रहा है, लोगों को मार रहे, ब्लेम ये जाता है कि चाइना ने ये शुरू किया है, सारा बायोलॉजिकल वार चल रही है, ये लोगों को खत्म करने का नया हथियार। और जब अमेरिका में स्मॉल पॉक्स के वायरस फैलाए गए स्पेनियों के थ्रू, तो सारे अमेरिकन पीपल के बॉडी पे ये लाल लाल दाने हो गए, उनके पस भर गई। हे भगवान, इतनी ज्यादा उनकी बॉडी पे पस थी, और वो तड़प तड़प कर मर रहे थे। वैक्सीन सिर्फ स्पेनियों के पास थी। ऐसा नहीं कि स्पेनी नहीं थे उस आइलैंड में, स्पेनी भी इन्फेक्टेड हुए, स्पेनी भी इन्फेक्टेड हुई, लेकिन स्पेनीज ने वैक्सीनेशन कर लिया तो वो तो बच गए, और जो अमेरिकन पीपल थे वो बेचारे मर गए। फिर अमेरिका को इन्होंने कंट्रोल कर लिया। वो लोकल पीपल बेचारे ट्राइबल पीपल, वो लेप वेप लगाते हैं, ट्राइबल क्या करते हैं, जिंगा लाला हो समझे, तो उनका अपना मेथड है ठीक करने का। तो भाई वो काबू में नहीं आई वो बीमारी, और जब काबू में नहीं आई तो मरे बेचारे, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। फिर आखिरी में स्पेनियों ने अमेरिका को कंट्रोल कर लिया, और पीछे पीछे ये इंग्लैंड वाले पहुंच गए, इन्होंने स्पेनियों को हरा दिया, और फिर अमेरिका कंट्रोल कर लिया गया। अब वहीं अमेरिका की 13 कॉलोनीज जो कि इंग्लैंड के कंट्रोल में थी, अमेरिकन कॉलोनीज, अमेरिकन 13 कॉलोनीज, ठीक, अमेरिकन 13 कॉलोनीज जो कि इंग्लैंड के कंट्रोल में है। इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल, इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, इंग्लैंड, इसे इंग्लैंड कंट्रोल कर रहा है। अब ये लोग बहुत साल हो गए हैं इंग्लैंड के गुलाम हो गए, ये आजाद होना चाहते हैं। अमेरिका के लोग अब इंग्लैंड से आजाद होना चाहते हैं। जैसे हम लोग भी 350 साल लगभग इनके 1600 में आए थे ब्रिटिश हमारे इंडिया में, और गए कब, 1947 में, और फिर भी अंडमान निकोबार को लेके बैठे हुए, तो हमने डंडे दिखाए, फिर भागे यहां से। लोग अंडमान निकोबार तो दे ही नहीं रहे थे, हमने जबरदस्ती लिया, भाई हमारी टेरिटरी है यार, तुम लोग कैसे रख सकते हो इसको, ये गलत बात है। 1947 के बाद भी लालच था इनके मन में, समझ रहे हो, तो ये चीज है। तो फिर 13 कॉलोनीज के लोगों ने खुद को आजाद कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। अब फ्रांस का जो लुई 15 है, वो इनकी मदद करना चाहता है। देखो पॉइंट खास तौर पे सुनो, लुई 15 अमेरिका वालों की मदद करना चाहता है। टारगेट ये है उसके दिमाग में कि अगर अमेरिका से इंग्लैंड वाले निकल जाएं हमारी मदद से, मतलब फ्रांस की मदद से, अगर अमेरिका आजाद हो जाए इंग्लैंड से, तो कोई नहीं होगा फिर अमेरिका में, अब आसानी से उसे कैप्चर किया जा सकता है, फिर उसके रिसोर्स का हम यूज कर लेंगे। तो जैसे इंग्लैंड अमीर हुआ, हम भी थोड़ा अमीर हो लेंगे, बहती गंगा में हाथ हम भी धो लेते हैं। दिक्कत क्या है इसमें बताओ भाई, बहती गंगा है, हाथ हम भी धो लेते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है भाई। ये टारगेट करके इन लोगों ने अमेरिका की मदद करनी शुरू की। अब इंग्लैंड से लड़ना आसान नहीं था, आपको पता ही है, इंग्लैंड से लड़ना आसान नहीं था। रॉयल ब्रिटिश नेवी खतरनाक नेवी थी, लड़ना आसान नहीं था, काफी लंबे टाइम वार चली, और पैसे भी खर्च हुए, बहुत पैसे खर्च हुए, राज खजाना खाली कर दिया। इन संकी पागल राजाओं ने पब्लिक का दिया हुआ टैक्स सारा का सारा खाली कर दिया। क्या करते, खाली कर दिया। पब्लिक बेचारे टैक्स दिए जा रहे हैं, कोई टाइल दे रहा है, कोई टाइल दे रहा है, कोई ग्लोबल टैक्स दे रहा है, दिए जा रहे हैं, और ये खाली किए जा रहे हैं, खाली किए जा रहे हैं। सही हो रहा था ये? आपको क्या लगता है, पब्लिक को दिख नहीं रहा ये सब कुछ? पब्लिक बार बार कह नहीं रही होगी यार ये तुम क्या कर रहे हो, हम पसीने बहाते हैं इतना, यार तुम क्या कर रहे हो? ये पब्लिक को दिखता है सब कुछ, पब्लिक को अंधी थोड़ी ना दिख रहा है। और वो फिर, और अब जो है वो लोग एजुकेटेड भी हैं,
थर्ड एस्टेट के लोग एजुकेटेड भी है, पढ़े लिखे भी है, मीरा भी हो, जो कि वैसे तो खैर वो नोबेलमैन में था, लेकिन बाकी थर्ड एस्टेट के रिच मर्चेंट, लॉयर्स वगैरह, एजुकेटेड पीपल, मान लिए लैंडलेस लेबर तो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बाकी तो पढ़े लिखे हैं, बाकी तो हैं, वो देख रहे हैं यार हमारा पैसा जो है हम टैक्स दे रहे हैं और ये लोग वहां लगा रहे हैं, और भाई पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा। 24 ईयर तक वार चलती रही, पैसा खत्म होने लगा। फिर जब लुई 16 राजा बने तो इन्होंने कर्जा ले लिया, वार को आगे कंटिन्यू रखा। ऑस्ट्रिया से कर्जा ले लिया गया 1 बिलियन का, वार को आगे बढ़ाने के लिए। कितना कर्जा ले लिया? डेप्ट ले लिया 1 बिलियन। 1 बिलियन। अच्छा, यहां की करेंसी लिवरे हुआ करती थी, ध्यान रखना। फ्रांस की करेंसी क्या है? करेंसी क्या फ्रांस की? फ्रांस की करेंसी क्या है? करेंसी क्या है? लिवरे हुआ करती थी, लिवरे। तो इन्होंने कर्जा ले लिया, कितने? 1 बिलियन लिवरे का कर्जा ले लिया, ठीक है, 1 बिलियन लिवरे, इतना इन्होंने कर्जा ले लिया। अब होता क्या है, वार में खर्च हो गया सारा, और पागलों ने, इन सनकी लोगों ने वो कर्जा भी हाई इंटरेस्ट रेट से ऑस्ट्रिया से ले लिया। दे तो दिया पैसा, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट। कहां से लिया गया? कहां से लिया गया? ऑस्ट्रिया से। अब आपको बताइए ऑस्ट्रिया क्यों कर्जा देगा? आपको पता ही है ऑस्ट्रिया कर्जा क्यों देगा? क्योंकि मेरी अंतर्निहित वहां की रहने वाली है, गारंटी तो ये रही हमारे पास, कर्जा तो मिल जाएगा भाई। बैंक के अंदर चेक रखना पड़ता है, चेक तो ये रहा, क्वीन मैरी अंतर्निहित चेक है तो वो रख दिया। अब क्या होता है कि कर्जा मिल गया, लेकिन वो कर्जा मिला बहुत महंगा वार को लड़ने के लिए, 10% इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ये कर्जा 10% इंटरेस्ट रेट से मिला, इंटरेस्ट रेट। अब आप जानते हो जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो कर्जा बहुत जल्दी डबल हो जाता है, समझ रहे हो? इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो तो कर्जा डबल हो जाता है, हो गया डबल, उधर खजाना खाली हो गया, इधर कर्जा डबल हो गया। 1789 के टाइम तक ये कर्जा डबल हो चुका था। कितने साल में हो गया? दिमाग लगाओ, मेरे ख्याल 5 साल में हो गया होगा, नहीं हुआ? हो गया होगा भाई। 1774 में राजा लुई 16 राजा बना था और वार कंटिन्यू के लिए उसे पैसा चाहिए जीतने के लिए, तो उसने कर्जा ले लिया। अगले 5 साल में ये कर्जा जो है 1789 तक जो डेप्ट क्या हो गया? डबल हो गया, ठीक है, डबल हो गया। अब डबल होते कितना लिखूं मैं? बताओ, डबल हो गया तो कितना लिख दूं? 2 बिलियन। 2 बिलियन हो गया, कितना हो गया? 2 बिलियन। 2 बिलियन डेप्ट हो गई उसको फ्रांस में, ठीक है। अब पब्लिक परेशान, पब्लिक हो गई बुरी तरह परेशान, ये तो गलत बात होगी भाई, ठीक है, इन लोगों ने तो बहुत सारा कर्जा ले लिया। समझ आ रहा है पॉलिटिकल रीजन? सीन बन रहा है दिमाग में, बिल्कुल बनेगा भाई। पॉलिटिकल रीजन में तो यही जानना है, राजाओं इन सब के बारे में, इनकी क्या पॉलिसी होती थी, पब्लिक क्यों परेशान थी, क्या दिक्कत आ रही थी, क्या नहीं आ रही थी। तो और फिर एक चीज और भी तो है, 26 साल तक लंबी वार चली है, क्या लोग नहीं मरेंगे? मरेंगे ना, लोग मरेंगे, लोग मरेंगे, पानी लेके आना, ठीक है, तो लोग मरेंगे। अब बहुत सारे थर्ड एस्टेट के लोग भी मारे गए, थर्ड एस्टेट के यहाँ पे आर्मी मैन हुआ करते थे इसमें। तो 26 साल तक वार चली, 24 साल तक लुई 16 ने कंटिन्यू किया, 2 साल इसने कंटिन्यू किया, तो वार बहुत लंबे टाइम तक चली है, दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो लोग मर भी रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि वार बंद हो जाए, कर्जा हो रहा है, लोग मर रहे हैं, क्यों चला रहे हो वार, क्या जरूरत है इसकी, ठीक है। लेकिन फिर भी वार चली और आखिरी में इस वार का रिजल्ट क्या रहा? अमेरिका आजाद हो गया। अब वो चाहे फ्रांस के एफर्ट मान लो, चाहे वो अमेरिका के खुद के लोगों के एफर्ट मान लो, इंग्लैंड को भगा दिया गया। इंग्लैंड उस 13 कॉलोनीज को खाली करके चला गया। अब खाली कब किया? अमेरिका कब खाली कर देता है? ठीक है बेटा, एक मिनट में इसको, ये जो आपका इन इकोनॉमिक रीजन जो है ना, और ये दोनों हम डिस्कस करेंगे, ये थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। ये देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूं, अब केवल हम पॉलिटिकल रीजन के बारे में लिखते चले जाएंगे। ओके, यस, ओके बेटा। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि भाई फ्रांस के अंदर ये तो करेंसी हो गई, अब ये क्या है कि अमेरिका का क्या हुआ? अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। कब इंडिपेंडेंट हुआ? हो 4 जुलाई को 1776 में अमेरिका आजाद हो गया। अमेरिका बिकम फ्री, अमेरिका हो गया
फ्री, आजाद हो गया, ठीक है। और पहली गवर्नमेंट बन गई वहां पे जॉर्ज वाशिंगटन, आपको याद होगा, बड़ा फेमस रहा ये, तो इनकी कैपिटल भी बाद में बनी जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन उनका क्या बन गया, राष्ट्रपति बन गया पहला। अब होता क्या है कि ये अमेरिका के लोग जब आजाद हुए तो उन्होंने फ्रांस को भी कंट्रोल करने नहीं दिया, भगा दिया फ्रांस को भी। सारे सपने धरे के धरे रह गए। कितने सुहाने सपने लिए थे कि अमेरिका के अंदर से गोल्ड लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, सब खत्म हो गए। दिल के अरमान दिल में ही रह गए, है ना, आंसुओं में बह गए। अब समस्या खड़ी हो गई, पब्लिक नाराज है, यार तुम लोगों ने फंसा दिया हमें, तो कर्जा ले लिया इतना ज्यादा, अब कोई फायदा भी नहीं हुआ। अमेरिका के लोगों ने इंग्लैंड को भी भगा दिया और फ्रांस को भी कंट्रोल नहीं करने दिया। अब ये सब प्रॉब्लम बढ़ती चली गई धीरे धीरे, ठीक है। लोग लुई 16 जैसे सन की राजाओं को हटा देना चाहते थे क्योंकि ये सही डिसीजन नहीं ले रहे थे। कहां लिया बताओ, कहीं भी नहीं लिया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने जब वार वहां तो खत्म हो गई और 1776 में वार वहां खत्म हो गई, उसके बाद में अगले 15 साल तक, मतलब कि 1776 से 1789 तक, अब देखो कितना टाइम हुआ, 13 ईयर, आगे 13 ईयर तक अब लुई जो है, लुई क्या करेगा, राज करेगा अगले 13 ईयर तक। ये तो फ्रांस अमेरिका की बात थी, लेकिन अब लुई जो है यहां पर आगे राज करेंगे, लुई 16, ठीक है। फ्रांस, ये फ्रांस में आगे राज करेगा, उधर वार से कुछ नहीं मिला इसको, ये अमेरिका की बात अलग हुई, ये आगे कंटिन्यू करता है। अब ये धीरे धीरे क्या करता है, उस खर्च को पूरा करने के लिए टैक्स पे टैक्स धीरे धीरे बढ़ाता रहता है। इन 13 साल में, ठीक है, आफ्टर 13 ईयर, मतलब कि इन 13 साल के बाद, ये तो अमेरिका की बात है तो अलग ही रखना, इसका कोई मतलब नहीं है फ्रांस से, ये अमेरिका की पॉइंट था, ये अलग हो गया, ठीक है, ओके, ये पॉइंट अलग हो गया अमेरिका के बारे में, ये अमेरिका के बारे में था, ये पॉइंट अलग हो गया, ओके ओके। फिर उसके बाद में क्या होता है, 13 ईयर तक लुई 16 आगे रूल करता है और वार का जो भी खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, उसको वो पूरा करने के लिए क्या करता है, टैक्स बढ़ाने की बात करता है। अच्छा, यहाँ टैक्स बढ़ाने के लिए जो पॉलिटिकल बॉडी है उसको एस्टेट जनरल कहते हैं, आप सबको पता है, एस्टेट जनरल। तो अब इन्होंने क्या किया कि इस चीज को पूरा करने के लिए, भाई कर्जा हो गया है, सारा कुछ हो गया है, इस चीज को पूरा करने के लिए इन्होंने एक मीटिंग बिठाई, एक क्या बनाई, मीटिंग, ठीक है। अब ये मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग इन पेरिस, पेरिस में मीटिंग हुई, कैपिटल आपको बताइए, पेरिस में मीटिंग होगी। इस मीटिंग में, ये मीटिंग किसकी है, ठीक है, इसकी मीटिंग है ये एस्टेट जनरल, ये किसकी है, एस्टेट जनरल, ये देखिए एस्टेट जनरल की ये मीटिंग है। वही तो है जो टैक्स बढ़ाने का काम करती है, पॉलिटिकल बॉडी है वो, ठीक। राजा लुई 16 और चर्च वगैरह के इसमें मेंबर होते हैं, थर्ड स्टेट के मेंबर भी होते हैं। तो ये मीटिंग, इसको बुलाया गया और ये मीटिंग अब करेगी। मीटिंग किसके लिए, टैक्स बढ़ाने के लिए है। जो डायरेक्ट होता है टाइल वगैरह, टाइथ वगैरह, और जो गुबेल टैक्स होता है, जो इनडायरेक्ट होता है, उस सबको बढ़ाया जाएगा ताकि कर्जा पूरा हो सके और ऑस्ट्रिया कर्जा वापस दिया जा सके, ठीक है। ये हुई। अब ये मीटिंग कब हुई, 5 मई को 1789 में ये मीटिंग हुई, 5 मई को। देखो ये डेट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 5 मई को 1789 में ये मीटिंग हो रही थी, ठीक है। अब मीटिंग की जगह क्या है, पेरिस। 5 मई को ये मीटिंग हो रही थी और मीटिंग की जगह है पेरिस, ठीक है। पेरिस में कहां पर, राजा लुई 16 का महल, राजा लुई 16 के महल से बढ़िया जगह क्या हो सकती थी, तो वहां पर मीटिंग बुलाई गई, द पैलेस ऑफ वर्सेलिस, ठीक है, पैलेस ऑफ वर्साइल, ठीक है, किंग लुई 16 पैलेस, ठीक है, पैलेस ऑफ वर्सेलिस, यहां पर मीटिंग हो रही थी, ठीक है। और ये किसका महल है, किंग लुई 16 का, ये है किंग लुई 16, ठीक है, लुईज 16 इसका महल है ये देखो लुई 16 का महल है ये, ओके। तो यहां पर ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। अब एस्टेट जनरल की मीटिंग में तीनों एस्टेट के मेंबर यहां इकट्ठे होंगे,
ठीक है। और क्या बात करेंगे, टैक्स बढ़ाने की बात करेंगे। थर्ड एस्टेट ही टैक्स देती है, ये ध्यान रखना, थर्ड एस्टेट ही टैक्स देती है, एस्टेट जनरल को फर्स्ट और सेकंड नहीं देती है टैक्स, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एस्टेट जनरल की मीटिंग में आए लोग मेंबर, ठीक है। तो मेंबर जो फर्स्ट एस्टेट के आए, एस्टेट वन के जो मेंबर आए, एस्टेट फर्स्ट के जो मेंबर आए, ठीक है, मेंबर्स, वो मेंबर्स कितने थे 300, वो 300 थे, वो कितने थे 300, ओके। एस्टेट टू उसके मेंबर आए, उसके मेंबर्स थे मेंबर्स, उसके भी 300, ओके, उसके भी 300। और जो एस्टेट 3 थी, एस्टेट थ्री उसके जो मेंबर्स थे वो थे 600, उसके कितने थे 600, उसके कितने थे भाई 600, उसके थे 600, उसके कितने थे 600। टोटल बनाए तो कितने हुए एस्टेट जनरल की मीटिंग में 1200। अगर इनका टोटल लगाएं तो 1200 हो जाएंगे, ओके। तो देखिए 1200, ये लीजिए टोटल मेंबर हुए 1200 मेंबर्स, ये लीजिए, ये यहां पर इकट्ठे हो गए हैं। अब इस मीटिंग की बातें आपको मैं थोड़ी सी बताता हूं, ठीक है। इस मीटिंग में राजा लुई 16 बैठे हुए हैं राज सिंहासन में, और दोनों तरफ एस्टेट 1 और 2 के मेंबर्स बैठे हुए, रेस्पेक्टेड सीटें दी गई है, बढ़िया काम हो गया है, ठीक है। और ये लोग बड़ा सम्मान से बिठाए गए हैं। लेकिन जो थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर थे, जो मैं नीचे लिखे, वो उन बेचारों की बड़ी बेइज्जती की गई, उनको बैठने की सीटें तक भी नहीं मिली, उनको पीछे खड़ा रखा गया। एस्टेट 1 और 2 के लोग बैठे हुए हैं, दोनों आमने सामने हैं, और उनके पीछे लास्ट में उनको खड़ा कर दिया गया। वो सारे 600 मेंबर बेचारे खड़े रहे। अच्छा, ये 600 मेंबर जो आए थे, ये पुअर क्लास नहीं है, इनमें कोई लेडीज नहीं है, मिडिल क्लास में थोड़ी अच्छी क्वालिटी के लोग और बड़े बिजनेसमैन और मर्चेंट हैं इसमें। थर्ड जो एस्टेट है उसके बढ़िया यानी कि टॉप मोस्ट लोग यहां पर आए हुए थे। और ये मीटिंग भी काफी साल के बाद हो रही थी, बहुत साल के बाद, मतलब मीटिंग कभी करते नहीं थे, सीधे टैक्स बढ़ा देते थे, समझ रहे हो, बीच में मीटिंग करते नहीं थे, टैक्स बढ़ा देते सीधे, ओके। ये मीटिंग पहले कभी हुई है 1614 में, बहुत साल हो गए, 150 साल हो गए लगभग। ये मीटिंग पहले कभी हुई थी, वो लास्ट मीटिंग, ओके, एस्टेट जनरल के लास्ट मीटिंग 1614 में हुई थी, पहले कभी 1614 में हुई थी, ओके। तो लास्ट मीटिंग जो है वो 1614 में हुई। अब ये 1789 है, तो 1789 में और 1614 में तो बहुत अंतर है भाई, बहुत ज्यादा अंतर है, 150 साल का अंतर है लगभग। तो अब ये लोग एजुकेटेड हो गए भाई, थर्ड एस्टेट अब एजुकेटेड हो गई है, और जब वो एजुकेटेड हो जाती है तो ये मान लो कि फिर संभल नहीं पाएगा चीजें, फिर तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, फिर तो क्या करेगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब इन्होंने क्या किया, इनको बेइज्जत कर दिया, यहाँ पे इनको रेस्पेक्ट नहीं किया, तो इनको फील हो गया ये बात। फिर बातें आगे होने लगी, मीटिंग होने लगी। एस्टेट जनरल ने कहा कि भाई कर्जा बढ़ गया, 2 बिलियन हो गया है, तो हमें जो कर्जा उतारने के लिए टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, ये बातें होने लगी। तो एस्टेट थर्ड तो बिल्कुल मना करेगी, बॉयकॉट करेगी इस चीज का कि भाई टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन एस्टेट 1 और 2 राजी थे इस चीज के लिए, क्योंकि उन्हें टैक्स तो देना नहीं था भाई। 300 मेंबर और 300 600 तो तैयार थे टैक्स बढ़ाने के लिए। थर्ड एस्टेट जो 600 मेंबर थे वो तैयार नहीं थे, टैक्स बढ़े और कर्जा दूर हो, ये डिसाइड करना था। फिर वोटिंग की बात होने लगी। राजा लुई 16 ने कहा, एस्टेट जनरल के मेंबर ने कहा कि जैसे पहले वोटिंग होती थी वो वोटिंग पड़ जाएगी, वोटिंग हो जाएगी, और उस वोटिंग में डिसाइड होगा कि टैक्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वोटिंग करा दो। तो पहले क्या सिस्टम होता था, 1 एस्टेट 1 वोट, एक एस्टेट 1 वोट डालेगी और फिर टैक्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एस्टेट 1 का 1 वोट है, 300 पूरे मेंबर का 1 वोट है, एस्टेट 2 का 1 वोट है, 300 मेंबर का 1 पूरा वोट है, और एस्टेट थर्ड जिसमें 600 मेंबर है उनका भी पूरा 1 ही वोट है। आपको क्या लगता है ये सिस्टम सही है? बिल्कुल सही नहीं यार, 600 का भी 1 ही वोट, 300 का भी 1 ही वोट, और बाकी मतलब ये तो सिस्टम बेकार है। और इस हिसाब से तो दिख रहा था कि ये जो एस्टेट 1 और 2 है ये एक तरफा वोट डालेंगे, यस कि टैक्स बढ़ेगा, और जो एस्टेट जनरल है, एस्टेट थर्ड है, वो जो 600 मेंबर जो 1 ही वोट माना जाएगा, वो बेचारे 9 में वोट डालेंगे। और तो 9 में तो 1 ही हुआ ना भाई, 9 में वोट तो 1 ही हुआ, और यस में 2 बढ़ गए, तो दिख रहा था टैक्स तो बढ़ेगा भाई। इन्होंने इस चीज को बॉयकॉट किया। किसने? थर्ड एस्टेट ने बॉयकॉट किया।
600 मेंबर ने बॉयकॉट किया, भाई हम इस सिस्टम को नहीं मानेंगे, पहले जो चल रहा था वो चल रहा था। 1614 में कुछ होता होगा, हम नहीं मानते। 1614 में जो पहले मीटिंग हुआ करती थी वो होगा, हम नहीं मानते उस चीज को। कब की बात है ये? 1614 की बात है। उन्होंने कहा कि अब वो बात नहीं है भी, अब चीजें बदल गई है, अब नहीं होगा ऐसे, अब तो 1 वोट 1 वैल्यू होगी। टोटल मेंबर कितने? 1200। तो 1200 मेंबर वोट डाले भाई, यस में ज्यादा वोट पड़े तो टैक्स बढ़ जाएगा, और नो में ज्यादा वोट पड़े तो टैक्स नहीं बढ़ेगा, बात खत्म। यही बात है। अब 1 वोट 1 वैल्यू, ना कि 1 स्टेट 1 वैल्यू, ये नहीं चलेगा। तो वो बात हुई, मतलब कि इनडायरेक्टली स्टेट जनरल, सॉरी वो स्टेट थर्ड डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम की बात कर रही थी। डेमोक्रेटिक सिस्टम में यही होता है। राजा लुई 16 को ये बिल्कुल कतई पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा कि ये एक्सेप्ट नहीं होगा। दे रिजेक्टेड देयर प्रपोजल, थर्ड स्टेट के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। क्लर्जी ने भी रिजेक्ट कर दिया, नोबल पीपल ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा? थर्ड स्टेट के लोग बॉयकॉट करेंगे मीटिंग की। वो कहेंगे जब हमारी बात सुननी नहीं तो हमें क्यों बुलाया? ना तो हमें सीटें मिली है ना बैठ, चलो बैठना भाड़ में गया, बैठना नहीं बिठाया, कोई बात नहीं, मत बैठाओ यार, खड़े रख लेंगे हम तो, मत बैठाओ, बैठने में कौन सा जा रहा है, बैठाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, चलो बिठाया नहीं कोई बात नहीं, लेकिन 1 वोट 1 वैल्यू की बात होगी, सीधी सी बात है। वो अड़ गए, भिड़ गए, डिबेट हो गई। आखिरी में क्या होगा? क्या होगा? थर्ड स्टेट बॉयकॉट करेगी भाई, थर्ड स्टेट छोड़ देगी मीटिंग को, छोड़ दिया, मीटिंग को छोड़ दिया गया, और मीटिंग को छोड़ दिया गया और ये लोग बाहर आ गए, वर्साई पैलेस से बाहर आ गए। अब वर्साई पैलेस में टेंशन बन गई पूरी कि यार ये तो गलत हुआ, ये लोग तो छोड़ के चले गए। तो स्टेट जनरल ने डिसाइड किया कि भाई 2 वोट पड़ चुके हैं, वोटिंग वही सिस्टम रहेगा, 1 स्टेट 1 वोट, दोनों स्टेट ने वोट कर दिया, टैक्स बढ़ेगा, बात खत्म। इन्होंने डिसाइड कर दिया भी टैक्स बढ़ेगा, इन्होंने जो करनी थी इन्होंने कर दी, टैक्स बढ़ा दिया। क्या थर्ड स्टेट के 90% पीपल इसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। और क्यों करें भाई? ये लोग मजे करें, हम काम करें, ये लोग युद्ध लड़ें, हमारे लोग वहां मरे, ठीक है, ये कौन सा तरीका हुआ? दैट इज नॉट फेयर। राजा लोग हैं तो कुछ भी करेंगे, ये नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे, मोंटेस्क्यू कह रहा था कि ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेचर होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव होने चाहिए और जुडिशरी अलग होनी चाहिए, राजा ही सारा काम करे, यार ये कोई तरीका थोड़ी ना होगा। मना के उन्होंने कहा कि राजा अपनी, बहुत सारे थिंकर ऐसे भी थे, जैसे मैं द स्पिरिट ऑफ लॉ की बात करता हूँ, इसके अलावा मोंटेस्क्यू की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ, उसकी रोबेस्पियर क्या नाम उसका, रूसो, जीन जैक्वेस रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ, उसमें क्या कहा गया था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये था कि भाई राजा नहीं होना चाहिए, मतलब कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, सोशल को सोसाइटी और जो रूल मेकिंग बॉडी है उनके बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लोग जो चुने जाएं रिप्रेजेंटेटिव वो आने चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि राजा खुद भी कुछ भी करे जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने साफ बना के इस चीज के लिए। ओके, डिवाइन पावर ऑफ किंग, उसको रिजेक्ट किया जॉन लॉक, याद है आपको, 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, उसने मना किया कि बिल्कुल राजा की कोई देवी शक्ति नहीं, कोई अधिकार नहीं है, ऐसा किसी उसमें नहीं लिखा गया। ये चर्च के लोग बेवकूफ बना रहे हमें, पोप हमें बेवकूफ बना रहे कि राजा को डिवाइन पावर है, चर्च के लोगों को डिवाइन पावर है, दैट्स नॉट फेयर। दे ऑल आर इन एग्रेसिव फॉर्म, वो सभी एग्रेसिव हो चुके थे और अब प्रॉब्लम बढ़ेगी। समझ आ गया? यहां तक का पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा। मैंने अभी तक ये बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पॉलिटिकल रीजन क्या थे। मैंने ये बताया कि पॉलिटिकल रीजन में पहले राजा लुईस 15 हुए, इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक वार लड़ी, 24 ईयर तक वार इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में थी। रीजन अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी, ठीक है। फ्रांस ने अमेरिका वालों की मदद की, ये बात इंग्लैंड को अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने लड़ाई लड़ी। 24 साल तक ये लड़ाई लड़ता है, 2 साल तक वो कंटिन्यू करता है लुई 15, जिसकी वजह से फ्रांस की बुरी हालत कर दी इन्होंने, बहुत बुरी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस आया। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है? फ्रांस की 13 कॉलोनीज तो, अमेरिका की 13 कॉलोनीज तो आजाद हो गई। ये देखिए 4 जुलाई को आजाद हो गई और फ्रांस को मिला नहीं कुछ भी। फ्रांस गेट नथिंग, फ्रांस गेट नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला भाई, वहां से उसे टारगेट अचीव नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं मिला, टैक्स
फिर सॉरी वो जो है कर्जा बढ़ता चला गया, लोग मरते चले गए, तो इस कर्जे को पूरा करने के लिए कर्जा कितना लिया गया, वार को पूरा करने के लिए कर्जा लिया गया 1 बिलियन का, और वो कहां से लिया गया, ऑस्ट्रिया से लिया गया। कितने इंटरेस्ट रेट पे, 10 इंटरेस्ट रेट पे 10%। और उसके बाद क्या हुआ, कर्जा डबल हो गया कुछ साल में ही, 5 साल में ही, और फिर कितना हो गया, 2 बिलियन हो गया। राजा लुई 16 इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मैरी अंतोनेट अपना पूरा खर्चा किए जा रही है, एक्स्ट्रावेगेंट, वो शान शौकत की जिंदगी जीते हैं, ये सब गलत था, पब्लिक देख रही थी इस चीज को, ठीक है। ओके, फिर क्या होता है, एस्टेट जनरल की मीटिंग, टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एस्टेट जनरल की मीटिंग में कितने मेंबर आए, एस्टेट 1 300 मेंबर, एस्टेट 2 300 मेंबर और एस्टेट 3 600 मेंबर, ये लोग आए, टोटल 1200 थे। एस्टेट जनरल 1 वोट 1 वैल्यू की बात कर रही थी, और एस्टेट 3 के लोग, सॉरी एस्टेट जनरल तो 1 एस्टेट 1 वैल्यू की बात कर रही थी, एस्टेट जनरल तो 1 वोट 1 एस्टेट 1 वोट की बात कर रही थी, जो कि पहले 16-14 में लास्ट मीटिंग में हुआ करता था, वो तो वही सिस्टम की बात कर रही थी। जबकि एस्टेट 3 तो 1 वोट 1 वैल्यू की डिमांड कर रही थी। आखिरी में बेटा इन्हें रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया 3rd एस्टेट ने, और वो बाहर आ गए, लुई 16 से के महल से बाहर आ गए और उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। अब क्या होता है ये देखना है, अब देखना ये है कि आगे ये लोग क्या करने वाले हैं, आगे किस तरह से ये कंटिन्यू करेंगे, और क्या होगा, 3rd एस्टेट क्या किस तरह से अपना प्रोटेस्ट शो करेगी, किस तरह से वो चीजें अपनी लेकर आएंगे, और किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करेंगे। क्या राजा लुई 16 इसको सीधा एक्सेप्ट करेगा? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं करेगा। क्या क्लर्जी पीपल जो पोप है, चर्च के हेड प्रीस्ट इसको स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे बेटा। वो क्यों करेंगे इसे एक्सेप्ट? ओके, तो क्या होने वाला है, फ्रांस में भारी टेंशन बनने वाली है, फ्रांस के अंदर बहुत बड़ी टेंशन बनेगी। राजा लुई 16 इसको संभाल नहीं पाएगा, संभाल नहीं पाएगा, उसने खुद इस टेंशन के बीज बो दिए थे। राजा लुई 16 ने खुद इस टेंशन के बीज बो दिए थे। एस्टेट जनरल की मीटिंग ना करवाता तो ठीक रहता, उसे राय लेने की जरूरत नहीं थी, उसे किसी की ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं थी, वो पहले भी नहीं लेता था। पिछले 150 साल से तो कोई ओपिनियन नहीं ली गई, 1614 से लेकर 1789 आ गया, कभी कोई मीटिंग नहीं बुलाई। अब अचानक क्या हो गया था, दिमाग, सन की दिमाग, इसे कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मैं तो ये कहता हूं कि बड़ा सा पत्थर दे मारा उसने अपने पैर पे, समझ रहे हो, कुल्हाड़ी नहीं मारी। करें आगे बढ़े, बोर तो नहीं हो गए, बोर नहीं होना भाई, बोर नहीं होना, स्टोरी बहुत मजेदार है, मजे आने वाले हैं, ठीक है। ओके, फिर देखिए अब बात आती है कि क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। 5 मई की मीटिंग का बॉयकॉट हुआ। 1789 में जो मीटिंग थी, 3rd एस्टेट ने मीटिंग का बॉयकॉट किया। एस्टेट जनरल की मीटिंग का बॉयकॉट किया। एस्टेट जनरल, ठीक है, जनरल की मीटिंग का क्या किया, बॉयकॉट किया, बॉयकॉट कर दिया उसने पूरी मीटिंग का, उसने मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया 3rd एस्टेट ने। अब मीटिंग का बॉयकॉट होने के बाद क्या होगा, ये लोग बाहर आएंगे और अपने ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देंगे, अपने लिए ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। 5 मई से लेकर और 20 जून आ गया, 20 जून आ गया, देखो 5 मई से लेकर 1789 में 20 जून आ गया, कितने दिन हो गए, दिमाग लगाओ कितने दिन हो गए, 25 डेज और प्लस 20 डेज, 45 डेज हो गया अप्रोक्सीमेट भाई। 25 डेज मई में कितने होते हैं, लगभग 31 होते हैं, तो 26 मान लो, 26 और 20 46 डेज हो गए लगभग। आफ्टर 46 डेज, आफ्टर, ऐसे याद हो जाएगा आपको ये 46 डेज, ठीक है, कि 46 दिनों के बाद आखिरी में नेशनल असेंबली बना ली गई। क्या बना ली गई, नेशनल असेंबली फॉर्मेशन हो गया, नेशनल असेंबली बाय 3rd एस्टेट्स, ठीक है, 3rd एस्टेट्स के थ्रू नेशनल असेंबली बना ली गई। और नेशनल असेंबली की
मीटिंग और ओथ सेरेमनी हुई यहाँ पर, मतलब कि शपथ ली गई कि हम जो है ये कर देंगे वो कर देंगे सारा कुछ, ठीक है। वहां बहुत सारे लोग थे। नेशनल असेंबली में मिराबियो, आबेसियस, ठीक है, बहुत सारे लोग थे। नेशनल असेंबली में मैक्सिमिलियन, ठीक है, रोबेस्पियर, ठीक है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ओके। और इसके अलावा आबेसियस, ओके, और मिराबियो, ठीक है, मिराबियो, ऐसे बहुत सारे लोग थे, मिराबियो। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनकी लीडरशिप में ये सब तैयार हुई, ठीक है। जैकोबिन क्लब भी यहाँ बनाए गए, जैकोबिन क्लब भी सेंट जेकब के नाम पे यहाँ पर तैयार किए गए, जैकोबिन क्लब, ठीक है। प्लस जैकोबिन क्लब क्या होते थे, लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए बनाए गए थे, सेंट जेकब के नाम पर, वो बनाए गए थे। सेंट जेकब एक प्रीस्ट हुआ करते थे, उनके नाम पर ये जैकोबिन क्लब बनाए गए, ठीक है। इनका टारगेट क्या था, फ्रांस को आजादी दिलाना। नेशनल असेंबली का टारगेट ये था कि राजा लुई 16 को उतार के फेंक देंगे, हटा देंगे, और हम एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जिस गवर्नमेंट को पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिख के दे दिया जाएगा। मतलब कि ऐसा कोई भी किंग या कोई जैसे हेड मेंबर होगा, वो सारे मिलकर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे और वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। मतलब कि नेशनल असेंबली टारगेट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची गवर्नमेंट की वो बात कर रहा था, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की बात कर रहे थे। शुरू में इन्होंने रिपब्लिक होने की बात नहीं की थी, तो ये तय हुआ कि भाई कैसे बनेगी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची गवर्नमेंट, इसमें क्या सिस्टम बनाओगे। इन्होंने डिसाइड किया कि सिस्टम ये बनेगा कि एक तो लेजिस्लेचर बनाई जाए, एक एग्जीक्यूटिव बनाए जाए, और तीसरा जुडिशरी बनाई जाए। तो लेजिस्लेचर में जो भी हेड बनेगा एज ए पीएम वो वर्क करेगा, जो असेंबली के सारे मेंबर होंगे मिलजुल के डिसीजन लेंगे, और फिर जो हेड होगा वो साइन करेगा और उसको आगे भेज देगा। इंप्लीमेंट कराने के लिए एग्जीक्यूटिव होंगे, जैसे इंडिया में होता भी आजकल ऐसा ही होता है। पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा में वो डिसाइड करते हैं सारे एमपीज, और फिर उसके बाद एमएलए के पास, वो एग्जीक्यूटिव के पास, यानी आईएएस आईपीएस ऑफिसर वगैरह के पास आ जाता है रूल बनकर, और उसको ये लोग इंप्लीमेंट करा देते हैं। और फिर जब कोई रूल को नहीं मानता तो उसके लिए जुडिशरी बनाई जाती है। लेकिन एग्जीक्यूटिव में यहां पर क्या रखने वाले थे, किंग को। थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, डेमोक्रेटिक सिस्टम में एग्जीक्यूटिव में किंग कोई नहीं होता, यहां पर एग्जीक्यूटिव में किंग रखेंगे। देखो क्या सिस्टम बनाएगा इसमें। इस सिस्टम में क्या था, इस सिस्टम में नंबर एक लेजिस्लेचर, ओके। नंबर एक लेजिस्लेचर, नंबर दो लेजिस्लेचर के अलावा एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और नंबर 3 जिसका नाम था जुडिशियरी। ये 3 सिस्टम ये लोग बनाने वाले थे, ओके। 3 सिस्टम ये बनाने वाले थे, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर बनाने वाले थे, ओके। तो ये जब इन्होंने डिसाइड कर दिया, और जो है 20 जून को ये बना ली गई। ओथ सेरेमनी हुई टेनिस कोर्ट में। कहां पर, इनकी जो शपथ ग्रहण समारोह। ओथ सेरेमनी का मतलब क्या होता है, शपथ ग्रहण समारोह। तो ये कहां पर हुआ, टेनिस कोर्ट पेरिस। कहां पर हुआ, टेनिस कोर्ट पेरिस। कहां पर हो रहा था ये, ठीक है, ओथ सेरेमनी, ये ओथ सेरेमनी हो रही थी, ठीक है। कहां पर हो रही थी, टेनिस कोर्ट, अरे यार, टेनिस कोर्ट में ये हो रही थी, पेरिस। टेनिस कोर्ट पेरिस में हो रही थी, ओके, ओथ सेरेमनी। इसमें टोटल कितने मेंबर थे जब ये ओथ सेरेमनी हो रही थी, और ये ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें टोटल मेंबर थे, नेशनल असेंबली के टोटल मेंबर उस समय थे, ठीक है। टोटल मेंबर उस समय थे, ओके, टोटल मेंबर उस समय थे 745 मेंबर,
ओके, और ये 745 मेंबर 50,000 एग्जीक्यूटिव में से मेन मेंबर बन के आए थे। ये किस में से चुने गए थे? 50,000 इलेक्टर्स में से। 50,000 इलेक्टर जो थे, इलेक्टर्स, उनमें से चुने गए थे। उनमें से ये डिसाइड करके लाए गए थे, उनमें से ये लाए गए थे। और 50,000 इलेक्टर जो आए, 50,000 इलेक्टर जो आए वो 24 मिलियन लोगों के वोट के थ्रू आए, जबकि 4 मिलियन को वोट देने के अधिकार नहीं दिए गए थे। ओके, ये जो इलेक्टर आए ये एक्टिव सिटीजन्स के वोट पर आए थे। एक्टिव सिटीजन्स, ठीक है, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स, ठीक है, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स के अकॉर्डिंग ये आए थे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 3 मिलियन लोगों को पैसिव सिटीजन रखा गया। पैसिव सिटीजन 3 मिलियन, 3 मिलियन। अब ये पैसिव सिटीजन कौन है और एक्टिव कौन है? और ये लगभग थे 24 मिलियन, 24 मिलियन। अब आप कहोगे पूरे तो नहीं हुए, अब आप मुझसे ये कहोगे आपने तो पूरे नहीं किए, 28 मिलियन थे ये तो 24 प्लस में 3, 27 मिलियन, 1 मिलियन कहां चला गया? एस्टेट 1 और 2 जो इस तरह की चीजों में पार्ट नहीं कर रही थी, समझ गए? एस्टेट 1 और 2 क्यों आई असेंबली के अंदर? वो तो वहां बैठे हैं राजा लुई 16 के पास। तो इतने लोगों को एक्टिव सिटीजन रखा गया और इतने लोगों को पैसिव सिटीजन रखा गया। अब एक्टिव वो थे जो वोट कर सकते थे और पैसिव वो थे जो वोट नहीं कर सकते थे। फ्रांस में वुमेन्स को वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं माना गया। पहली बात, चिल्ड्रंस भी एलिजिबल नहीं थे और बहुत सारे पुअर पर्सन भी एलिजिबल नहीं थे। पुअर पर्सन का मतलब है कि जो 3 डेज लेबर वेजेस के बराबर, 3 डेज लेबर वेजेस मतलब 1 दिन की दिहाड़ी, तो मतलब 3 दिन की दिहाड़ी की बात कर रहे थे, 3 दिन की दिहाड़ी के बराबर टैक्स पे नहीं कर सकते, तो वो पैसिव सिटीजन माने जाएंगे। तो जब डिसाइड हुआ तो उसमें से 3 मिलियन ऐसे निकल गए जिनमें वुमेन, पुअर्स जो टैक्स पे नहीं कर सकते थे और चिल्ड्रंस, वो सब निकाल दिए गए इसमें से। ओके, फिर उसके बाद में जो एक्टिव सिटीजन बचे वो 24 मिलियन थे। उन 24 मिलियन में से एक्टिव जो वोट कर सकते थे, थोड़े मिडिल क्लास, थोड़े पुअर से थोड़े अपग्रेड जो माने जाते हैं और रिच पर्सन वगैरह, मिडिल क्लास जो भी है, ये सब इसमें आते हैं। कहते हैं कि इसमें नोबल मैन भी थे कुछ, जैसे आबेसियस, मिराबियो, आबेसियस मिराबियो प्रीस्ट और नोबल मैन हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं कि एस्टेट 1 और 2 ने पूरी तरह से साथ नहीं दिए, मतलब बिल्कुल ही साथ नहीं देता, लोग शामिल थे। आबेसियस तो एक ऐसा प्रीस्ट था जिसने व्हाट इज थर्ड एस्टेट लिखी थी। इसने लिखा भी था व्हाट, एक पंपलेट, व्हाट इज थर्ड एस्टेट, इसने व्हाट इज थर्ड एस्टेट भी लिखा था, ठीक है। और मिराबियो बहुत बड़ी बड़ी स्पीच दिया करता था, बहुत बड़ी बड़ी स्पीच वो दिया करता था। ओके, तो ये सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद में इन्होंने नेशनल असेंबली बना ली। अब आपको क्या लगता है, नेशनल असेंबली को राजा या स्टेट जनरल एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है। ओके, और बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी, प्लस में इसका विरोध होगा, बल्कि इनको टॉर्चर किया जाएगा। अब राजा लुई 16 ऑस्ट्रिया से, क्योंकि थर्ड एस्टेट तो प्रोटेस्ट कर रही, थर्ड एस्टेट तो राजा के खिलाफ हो गई है, और उनमें थर्ड एस्टेट में उसके कुछ सोल्जर्स भी थे जो वो जॉब छोड़ चुके थे, वो राजा का साथ नहीं देंगे। भाई थर्ड एस्टेट के मेंबर, मिलिट्री मैन भी तो है राजा के पास, वो छोड़ देंगे। तो अब राजा को विश्वास नहीं था थर्ड एस्टेट पे, तो उसने ऑस्ट्रिया से बहुत सारे सोल्जर्स, गुंडे टाइप के लोग, रेंटेड सोल्जर्स हायर करने शुरू कर दिए और आर्मी बुलानी शुरू कर दी वहां से, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो विश्वास नहीं उसे। ऑस्ट्रिया से जब लोग आने लगे तो पूरा एक रूमर फैल गया। कब? जून के महीने में एक बात फैल गई, जून में 1789 में ये बात फैल गई कि किंग ने ऑस्ट्रिया से ट्रूपर बुला लिए हैं। ऑस्ट्रिया से क्या बुलाए? किंग ने क्या किया? किंग लुई 16 ने ऑस्ट्रिया से क्या बुलाए हैं? ठीक है, रेंटेड सोल्जर बुलाए हैं, रेंटेड सोल्जर्स बुलाए हैं। और वो क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं, ठीक है, अटैक कर रहे हैं उनके एग्रीकल्चर फील्ड पर,
यानी कि उनके एग्रीकल्चर एरिया में, फैक्ट्री एरिया में, मतलब थर्ड एस्टेट के जो एरिया थे, थर्ड एस्टेट के एरिया में वो लोग अटैक करने लग रहे हैं। ऐसा माहौल, ऐसा डर फैल गया जून के महीने में। तो पब्लिक सारी डर गई कि राजा लुई 16 तो यार बहुत ज्यादा टॉर्चर पे उतर आया, वो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो उन्होंने क्या किया, तैयारियां कर ली। जिसको जो मिला पेरिस को घेर लिया गया। औरतें अपने चकले, बेलन, फूकनी वगैरह जो मिला, देसी हथियार जो मिले, दरातियां किसानों के पास, कुल्हाड़ियां, बर्छियां, मतलब जो डंडे, लाठी, लठ जो मिला वो लेके वो तैयार हो गए कि आने दो, ऑस्ट्रिया के लोगों को छोड़ेंगे नहीं और राजा को भी नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं कि पूरे जून के महीने में बहुत बुरी तरह से डर फैल गया था और राजा के बहुत सारे ऑफिस पर पब्लिक ने शुरू में पहले अटैक कर दिया। और राजा जब इसका काउंटर अटैक करने लगा तो आपस में एक सिविल वॉर शुरू हो गई राजा और उनके पब्लिक के बीच में, ठीक है, और बहुत बुरी हालात हो गई, ठीक है। उसके बाद में फिर पेरिस को घेर लिया गया। जुलाई के महीने में 10-11 जुलाई के लगभग पेरिस को पूरा घेर लिया गया था। राजा लुई 16 का महल थर्ड एस्टेट ने 90% पब्लिक ने उसे घेर लिया। सोचो कैसा माहौल बन गया होगा कैसा माहौल बन गया। राजा फंस गया। उसने बहुत बड़ी गलती की, ऑस्ट्रिया से लोग बुलाए और पब्लिक को भड़का दिया, हाई लेवल पे भड़का दिया, और जो राजा फंस गया। अब लुई 16 जो है उसको भागने की जगह नहीं मिल रही थी। आखिरी में लोगों ने क्या किया कि राजा का एक वो ऑर्डिनेंस डिपो टाइप में एक भंडार गृह होता है जहां पे हथियार वगैरह रखते हैं, बास्तिल फोर्ट, लोगों ने उस पर अटैक कर दिया। फिर क्या कर दिया उन्होंने, बास्तिल फोर्ट पे अटैक कर दिया। पब्लिक थर्ड एस्टेट ने ठीक है 14 जुलाई को 1789 में इन्होंने बास्तिल फोर्ट पे अटैक कर दिया। अटैक ऑन बास्तिल फोर्ट। अब ये फोर्ट पे क्यों अटैक करते हैं, ये फोर्ट पे क्यों अटैक करते हैं, कोई रीजन है इसका, क्योंकि इसमें राजा के हथियार हैं और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, और लोग यहाँ पर बंदी भी बनाए गए हैं। तो इसी टारगेट को लेकर बास्तिल फोर्ट पे अटैक किया गया था। इन्होंने 14 जुलाई को बास्तिल फोर्ट को तोड़कर और उसमें से 7 प्रिजनर्स निकले, ज्यादा तो नहीं निकले वहां से। कितने निकले, कमांडर को मार दिया। वहां पर अटैक हुआ, कमांडर जो बास्तिल फोर्ट का था वो मर चुका था, उसकी डेथ हो चुकी थी, उसको मार दिया इन्होंने, अटैक कर दिया और अप्रोक्सीमेट 7 प्रिजनर्स वहां से छुड़वाए गए। ठीक है, कितने, 7 प्रिजनर्स वहां से रिलीव कराए गए। ठीक है, रिलीव कराए गए वहां से, इतने लोग रिलीव कराए गए, ज्यादा नहीं मिले वहां से। हो सकता है वहां इधर उधर ट्रांसफर कर दिए गए, क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, ओके। और फिर यहाँ पर जो भी बास्तिल फोर्ट से राजा से रिलेटेड जो भी चीजें मिली उसको ऑक्शन पे लगा दिया गया, बोली लगा दी गई, उठा ले गए, जैसे लूट मच गई हो वैसा हुआ। और फिर पेरिस में भी यही हाल हुआ, पेरिस में वर्साई पैलेस को घेर लिया इन्होंने। बहुत बुरी हालात हो चुकी थी, बहुत बुरी हालात हो चुकी थी। 14 जुलाई बास्तिल फोर्ट के बाद पूरे जुलाई के महीने में 31 जुलाई तक लगभग 15-16 दिन बहुत बुरी मारकाट चली है, बहुत बुरी मारकाट राजा के बीच में और थर्ड एस्टेट के बीच में बहुत भयंकर मारकाट चली। आखिरी में राजा थक गया और एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अरे जब हाथी अटैक करे ना तो भैया सरेंडर कर देना चाहिए, और थर्ड एस्टेट इस समय हाथी की तरह बिहेव कर रही थी। उस समय भेड़िए को भौंकना नहीं चाहिए, भेड़िए को शांत हो जाना चाहिए और हाथी से मुकाबला नहीं करना चाहिए। तो भाई सरेंडर कर दिया राजा ने। एस्टेट जनरल की मीटिंग के बाद 2 अगस्त को सरेंडर कर दिया। राजा लुई 16 सरेंडर कर देगा। सरेंडर मतलब रिजाइन, क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया 2 अगस्त को। 2 अगस्त को 1789 में रिजाइन कर दिया उसने। और फिर नेशनल असेंबली ने पैलेस को टेक ओवर कर लिया और हाथों हाथ डिसीजन लिए कि जो नोबल मैन और क्लर्जी है, चर्च के प्रीस्ट और जो नोबल मैन रिलेटिव जो भी है, इन सब की प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर लो, सबकी प्रॉपर्टी को सील कर दो और ले आओ, जितना पैसा मिलता है सब ले आओ, इकट्ठा कर लो।
ठीक है, सबकी प्रॉपर्टी खत्म कर दो। आज के बाद यहाँ पर कोई फ्यूडल सिस्टम नहीं होगा और ना कोई सामंत होंगे, ना कोई नोबलमैन होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनने वाली है। 2 अगस्त को राजा ने रिजाइन किया और 4 अगस्त को अगले 2 दिन के बाद फ्यूडल सिस्टम भी एंड कर दिया गया। अगले 2 दिन के बाद 1789 में फ्यूडल सिस्टम एंड, फ्यूडल सिस्टम, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम क्या कर दिया, एंड कर दिया। क्या कर दिया, एंड। ध्यान रहेगा ना, 2 को रिजाइन किया और 4 को फ्यूडल सिस्टम एंड कर दिया। 2 बिलियन की अर्निंग हुई गवर्नमेंट को। जब इतना सारा जो प्रॉपर्टी सीज करेंगे, पैसा सीज करेंगे, चर्च की प्रॉपर्टी सीज कर दी है, मतलब कि कंट्रोल कर लिया है, नोबल मैन की प्रॉपर्टी हड़प कर लिया है, तो 2 बिलियन का अर्निंग हुआ गवर्नमेंट को। यानी कि नेशनल असेंबली को जो न्यू गवर्नमेंट बनाएगी उसको 2 बिलियन की लिवरे की अर्निंग हुई। कर्जा कितना था, कर्जा कितना था ऑस्ट्रिया का, 2 बिलियन। जब कर्जा इतना है और अर्निंग इतनी हो गई तो कर्जा उतार दें। ऑस्ट्रिया से क्यों प्रेशर माने, खत्म करो, फिनिश कर दी। आखिरी में फिर इलेक्शन हुए और इलेक्शन में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की गवर्नमेंट बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एजुकेटिव और न्यू गवर्नमेंट। न्यू गवर्नमेंट बनी मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की गवर्नमेंट बनी, ठीक है, जो कि जैकोबिन क्लब का मेंबर भी था, जो कि जैकोबिन क्लब का ये मेन मेंबर भी था। तो इन्होंने गवर्नमेंट बना ली और लुई 16 को एक और मौका दिया, लुई 16 को एक और मौका दिया कि वो एजुकेटिव में रहकर पब्लिक की सेवा कर सकता है। वो एजुकेटिव में रहकर एज एजुकेटिव वो पब्लिक को जो हेल्प कर सकता है, इस तरह की उसको कहा गया और फिर उसको एजुकेटिव में रख लिया गया, फ्यूडल सिस्टम एंड कर दिया गया। ओके, और फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की तैयारी करने लगे, ठीक है। तो राजा लुई 16 अब हट चुका है, नई गवर्नमेंट बन चुकी है। ओके, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब देखें ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे। इकोनॉमिक रीजन, इंस्टेंट रीजन और पॉलिटिकल रीजन एक साथ आ गए हैं, एक साथ आ गए हैं, सारे एक साथ कहानी आ गई है। पॉलिटिकल रीजन में राजा वगैरह इन सब की कैटेगरी लिख सकते हो आप। कर्जा हो गया, पब्लिक भूखों मर रही थी और जो है एक तरह से देखा जाए तो बहुत क्रॉप जो खराब हो गई थी और फैक्ट्रीज में काम नहीं था, लोग अनएम्प्लॉयड थे, ये सब इकोनॉमिक रीजन में आ गए। और वार कंटिन्यू चली तो कर्जा हो गया, ये सब इकोनॉमिक रीजन में आ। इंस्टेंट रीजन की बात की तो हमने वो मीटिंग, वो एस्टेट जनरल की मीटिंग याद है आपको, 3rd एस्टेट ने बॉयकॉट किया था 5 मई को, वो इंस्टेंट रीजन। तो इनडायरेक्टली पॉलिटिकल रीजन, इंस्टेंट रीजन और इकोनॉमिक रीजन तीनों एक साथ आ गए। और सोशल रीजन हमने पहले ही कर लिया था, सोशल रीजन पहले हो गया, इकोनॉमिक रीजन में कर्जा वगैरह और हालत खराब वो आ गया, पॉलिटिकल रीजन में राजा के बारे में, मैरी एंटोनीट के बारे में, एस्टेट जनरल के बारे में बात हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसकी सारी चीजें तीनों चारों रीजन समझ चुके हैं और हम ये भी समझ चुके हैं अब लुई 16 की जगह अब नई गवर्नमेंट काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची गवर्नमेंट। तो अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में अब हम मैक्सिमिलियन से आगे बढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम करके दिखाया, क्या लोगों को पसंद आई या फिर कोई और बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। हो सकता है कुछ और बड़ी प्रॉब्लम, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम कब आएगा, फिर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का नाम कब आएगा, ठीक है, क्या करेगा वो आगे, फिर ये लोग नेपोलियन को कैसे याद करेंगे, कोई ना कोई रीजन तो होगा। नेक्स्ट पार्ट में इस चीज के लिए जरूर आपको वीडियो वॉच करना है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो ये समझ आ गया पूरा। ओके, देखो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ठीक है। देखो मैंने ये कहा कि भाई वो 5 मई की मीटिंग का स्टेट जनरल ने बॉयकॉट किया, बॉयकॉट कर 5 मई की मीटिंग थी, 3rd एस्टेट ने बॉयकॉट किया और फिर उसके बाद में 20 जून को 46 डेज के बाद में नेशनल असेंबली बनी। इसके टोटल मेंबर कितने थे, 745, मैंने लिखे होंगे टोटल मेंबर 745, ठीक है, इतने मेंबर थे। और ये कहां पर बनाई गई थी, टेनिस कोर्ट पेरिस में बनाई गई थी, ठीक है। ओके, जैसे उन्होंने बॉयकॉट किया उसके बाद फिर टोटल इलेक्टर कितने थे, 50,000। ये टोटल इलेक्टर कितने में से आए थे, 24 मिलियन में से,
मतलब कि एक्टिव सिटीजन्स, और पैसिव सिटीजन कितने थे यहाँ पर 3 मिलियन, पैसिव 3 मिलियन जिनको वोट के अधिकार नहीं मिले थे, और औरतों को वोट के अधिकार नहीं मिले थे, और बच्चों को और पुअर पर्सन को जो कि टैक्स नहीं दे सकते थे। ओके, फिर उसके बाद हमने ये कहा कि भाई इन लोगों ने जो 20 जून को जो नेशनल असेंबली की उसमें लीडरशिप कौन कर रहा था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर और मिराबियो जैसे लोग थे जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसमें। जैकोबिन क्लब भी उस समय बनाए गए और एक नई गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची गवर्नमेंट की बात वो कर रहे थे। ठीक है, इसका सिस्टम कैसे चलता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, ओके, सबका अपना अपना जुडिक्शन बन जाता है, सब अपना अपना काम करते हैं। ओके, फिर फाइनली राजा लुई 16 ने क्या किया, राजा लुई 16 ने जो है पब्लिक के ऊपर टॉर्चर करने के लिए ऑस्ट्रिया से रेंटेड सोल्जर बुलाए, है ना। देखो जून में ऐसा पूरा माहौल बन गया था कि राजा जो है ऑस्ट्रिया से लेके आ रहा है रेंटेड सोल्जर्स और अटैक कर रहा है थर्ड एस्टेट पे। तो थर्ड एस्टेट के लोग भी तैयार हो गए, फिर थर्ड एस्टेट के लोगों ने भी अटैक करना शुरू किया। जैसे बास्तिल फोर्ट पर अटैक हुआ 14 जुलाई को, बास्तिल फोर्ट पर अटैक हुआ, उसके बाद रेवोल्यूशन बहुत हाई लेवल पे शुरू हो गया। 14 जुलाई को जो कि फ्रांस रेवोल्यूशन की डेट है वो अटैक हो गया। ओके, और फिर उसके बाद में बास्तिल फोर्ट का कमांडर मारा गया, उसकी डेथ हो गई और 7 प्रिजनर्स वहां से छुड़वाए गए और जो भी वहां मिला वो सब बांट दिया गया आपस में। ओके, और फिर उसके बाद में पूरे जुलाई में माहौल बुरा रहा, आखिरी में राजा ने रिजाइन किया। लुई 16 ने 2 अगस्त को 1789 में रिजाइन कर दिया और फ्यूडल सिस्टम को यानी कि सामंती व्यवस्था को 4 अगस्त को खत्म कर दिया गया। राजा के जो मीडिएटर सामंत होते थे उनको खत्म कर दिया गया। उससे अर्निंग कितनी हुई, 2 बिलियन की अर्निंग हुई और इतना ही कर्जा उनका था, तो वो कर्जा भी दूर हो जाएगा आराम से। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे क्या हुआ, फिर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की गवर्नमेंट तैयार हो गई यहाँ पर। अब वो गवर्नमेंट आगे रन करेगा। दिमाग लगाने की बात यह है कि उस समय हमारे इंडिया में क्या हो रहा था, आपको याद है हमारे इंडिया में टीपू सुल्तान ने इंडिया में जैकोबिन क्लब का वो मेंबर बन गया था। फ्रांस से बड़े इंस्पायर थे, राजा राम मोहन राय बड़ा इंस्पायर था, टीपू सुल्तान बहुत इंस्पायर था इस चीज से और वो जैकोबिन क्लब का मेंबर रहा। ये भी कहा जाता है कि उसने अपनी श्रीरंगपट्टनम कैपिटल में टीपू सुल्तान ने जो टाइगर ऑफ मैसूर था उसने श्रीरंगपट्टनम कैपिटल में लिबर्टी ट्री भी लगाया था, जो कि उस समय जैकोबिन क्लब जगह जगह लगाया करते थे। सेंट जैकब के नाम पे बना हुआ जैकोबिन क्लब जगह जगह पर लिबर्टी ट्री लगाया करते, लोगों को फ्रीडम दिया करते थे। तो बहुत असर रहा, फ्रांस के रेवोल्यूशन का बहुत असर रहा। सच ही कहा था ऑस्ट्रिया के एक ऑस्ट्रिया का चांसलर रहा है ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर रहा है ड्यूक मेटरनिक। वो ये कहता था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम जाता है, और मैं ये कहता हूं कि यूरोप को ही जुकाम नहीं होता, पूरे वर्ल्ड को जुकाम हो जाता है। सही भी है। इंडिया के लोगों ने फिर रेवोल्यूशन करना शुरू किया। आपको याद ही हमारे 1857 का रिवोल्ट फ्रांस के रेवोल्यूशन से कहीं इंस्पायर था। हम लोग आज़ादी चाहते थे अंग्रेजों से, जैसे फ्रांस के लोगों ने अपने आप को 1789 में लुई 16 से आज़ाद करा, तो हम भी अंग्रेजों से 1857 में आज़ाद होना चाहते थे। बहुत इंटरेस्टिंग आगे ये 3rd वीडियो बनने वाला है कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने आगे क्या किया, बहुत ही मजेदार। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टाटा। ख्याल रखो अपना, मजे से पढ़ाई करो। पढ़ाई सिर्फ नॉलेज के लिए करो, ठीक है, ऐसे पास करने के लिए नहीं, सारी चीजें जानने की कोशिश करो, इमेजिनेशन करो। हिस्ट्री इमेजिनेशन से भरी पड़ी है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, और मतलब बेस्ट ऑफ लक।